नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं घनश्याम मुंगानी आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आर्यन खान की जो बेल याचिका है हाईकोर्ट में, उस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। उसके पहले आपको बता दें कि हमें सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है और शायद मीडिया भी कुछ समय में दिखाना चालू कर दे टीवी पर कि जो महाराष्ट्र में मुंबई के जो पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड्स जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनको फरार करने की प्रक्रिया, फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक दूसरी बात कि काफी सारे मीडिया चैनल ये दिन भर दिखाते रहे कि 25 करोड़ के जो डिमांड व कथाकथित डिमांड जो जोनल डायरेक्टर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की थी, ये सब बकवास, ये एक षड्यंत्र का एक हिस्सा है, इस तरह से लग रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने इस विषय पर कहा था कि ये कितना समय रहेंगे सर्विस में, इन्हें हम जेल में डाल देंगे। तो शायद उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा ये होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती, ऐसा काफी सारे सूत्रों का कहना है। देखिए, काफी सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स से हमारी चर्चा होती रहती है और उस चर्चा से हमें काफी सारी जानकारी मिलती रहती है। राजनीतिक फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं या काफी सारे नेता हैं उच्च स्तर के, यानी वो केंद्र के हों या प्रदेश लेवल के हों, राज्य स्तर के, काफी सारे लोगों से हमारी चर्चा होती रहती है। वो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक और आपको जानकारी दे देते हैं, सबूत बल्कि, ये सारी मीडिया चैनल ये चर्चा तो करते हैं कि वानखेड़े के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए, उनके ये जो बर्थ सर्टिफिकेट हो या ये ट्विटर पे ट्वीट किया नवाब मलिक ने, लेकिन वो कोई ये सवाल नहीं करता वहां के सम्मानीय मुख्यमंत्री से या इस नवाब मलिक से या शरद पवार साहब से जो मुखिया हैं एनसीपी के, कि आपके अनिल देशमुख कहां फरार हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के। यानी किस तरह की मीडिया है ये, अभी आप समझ सकते हैं। ये समीर वानखेड़े से सवाल करेंगे। आज उनके पिताजी ने रिपब्लिक चैनल पर उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट है उन्होंने दिखाया कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट से नाम जो है वो ये है और मैंने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। ज्ञानदेव उनका नाम रहा है और उनके कॉलेज के और स्कूल के सर्टिफिकेट तक उन्होंने दिखाए। कहने का मतलब ये है किस तरह का ये मीडिया मैनेज्ड है। और वहां पर जो वो बैठे हैं नवाब मलिक, वो कह रहे थे कि इन्होंने शादी के लिए अपना धर्म बदली किया, उसके बाद वापस से रिजर्व कोटा से बेटे को यूपीएससी में परीक्षा देने मिल सके या एजुकेशन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए वापस से धर्म परिवर्तन किया। ये सब बोगस बातें हैं। इसके ऊपर जो वानखेड़े साहब है उन्होंने कहा कि हम सही समय पर सही बातें सामने रखेंगे। उनके बीवी, उनकी यानी पत्नी और उनकी जो फर्स्ट जो शादी हुई थी यानी पहली पत्नी, उनका भी नाम बीच में घसीट के लाया गया। दूसरी पत्नी के ऊपर भी इल्जाम लगाए गए, उनकी बहन है उसके ऊपर, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए जो कि पेशे से वकील हैं। और उनके पिता तक को नहीं छोड़ा गया। और उनकी जो डिसीज्ड मदर है यानी कि जो कैलाशवासी माँ है, उनकी माता जी, उनके भी नाम पे अनाप शनाप बकवास कर दी गई। क्या इसी तरह से वहां के मुख्यमंत्री या किसी और मंत्री के नाम से ऐसे कोई कुछ कह देता तो क्या वो बाहर रहता? तो क्या ये ड्रग्स लॉबी के साथ वहां के जो सत्ताधारी नेता हैं वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? और इस वजह से कांग्रेस को तो बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने जा रहा है। ये तो कोई डाउट नहीं है, इस बारे में कोई शंका या शुबा कोई बचा नहीं है। क्योंकि ये ड्रग लॉबी के खिलाफ, जो कि हमारे पूरे युवा पीढ़ी को नष्ट कर रही है, उसे खत्म करने का जो काम समीर वानखेड़े कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया। खैर, वो अभी कुछ ही समय पहले समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगा दी गई है। खैर, वो तो वो फेस करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जो मसला चल रहा है आर्यन खान का, हम उस विषय पर आते हैं कि कई सारे मीडिया चैनल ये बकवास दिखा रहे हैं और कर रहे हैं, बल्कि लुटेंस मीडिया, उनका क्या कहना है कि ये जो इल्जाम लगाए गए समीर वानखेड़े पर, क्या इसका फायदा या इसका लाभ या इसका रिलीफ अनन्या पांडे और इसको मिलेगा, आर्यन खान को? इस विषय पर उनका काफी सारा उस तरफ झुकाव दिख रहा है। लेकिन इसका उल्टा है। देखिए, सरकार के जो वकील वहां खड़े होंगे या जो एनसीबी की तरफ से जो भी वहां बात करेंगे, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हों भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या जो कोई हों,
हमें ये पूरी खातरी है कि वो हाईकोर्ट का ध्यान इस तरफ जरूर आकर्षित करेंगे और रिकॉर्ड पे लाएंगे कि ये जो पंच हैं जिनका नाम बताया जा रहा है प्रभाकर सैल, इन्होंने जो एफिडेविट दिया है ये घटना के 21 या 22 दिन बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिटेक्ट किया है या कुछ गलत सलत बातें बताई है। हालांकि ये विषय सेशन कोर्ट में हो चुकी, उसके ऊपर डिस्कशन, उसके ऊपर काफी सारी आर्गुमेंट हो चुकी। उसमें समीर वानखेड़े साहब खुद गए थे वहां पर स्पेशल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और वो जो पंच है उनकी जो अर्जी, उनका जो एफिडेविट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और कह दिया गया है कि इसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते क्योंकि ये विषय अभी लेने का नहीं है और इससे न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशियल एंगल जो है ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए। उसके बाद ये जो प्रभाकर सैल है ये मुंबई के पुलिस आयुक्त से मिलने गए थे और वहां से वो गए सहार एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, जहां पर कि उन्होंने पुलिस आयुक्त के इंस्ट्रक्शन रहे होंगे वो सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को और इन्हें भी कि आप वहां जाइए क्योंकि ये वहां का विषय हुआ, ऐसे कुछ जुरिस्डिक्शन की मर्यादा होगी। तो वहां पर इनका कुछ स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर दिया गया और इन्हें प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया गया। इस तरह की सूत्रों से जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा ये है कि एक और ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से नवाब मलिक ने कहा था कि इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसके पहले भी उन्होंने अर्नब गोस्वामी के विषय में भी यही बात कही थी कि ये सुसाइड कर लेंगे, इतने त्रस्त हो जाएंगे कि सुसाइड कर लेंगे। उसी तरह से तकलीफ दी गई, मानसिक और शारीरिक तकलीफ ये वानखेड़े साहब को दी गई, समीर वानखेड़े। उन्होंने अब तक 17,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा चुके हैं और वो 2008 में भर्ती हुए थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी जो राजस्व विभाग है, भारतीय राजस्व सेवा, इसमें वो भर्ती हुए थे। और उन्होंने कहां कहां काम नहीं किया है, उन्होंने कस्टम्स में डिप्टी कमिश्नर करके काम किया है, एयर इंटेलिजेंस यूनिट में डिप्टी कमिश्नर करके काम किया है, उन्होंने एडिशनल एसपी एनआईए में काम किया है, उन्होंने डीआरआई में एडिशनल कमिश्नर के पद पर काम किया। सितंबर 2020 में, यानी ये सुशांत सिंह की मौत के बाद जब उनकी बदली की गई थी मुंबई में, यानी जो वेस्ट रीजन है भारत का, वहां पर जोनल डायरेक्टर के तौर पर उनकी बदली की गई थी, तबादला किया गया था। उन्हें किस तरह से ये तकलीफ देना और टारगेट चालू कर दिया गया। अब ये मीडिया आपको क्या नहीं बता रही है कि जो एनसीबी है वो ये हकीकत, क्योंकि अब तक तो ये सिर्फ अंदाजा था कि अगर ये आर्यन खान छूटते हैं तो ये और इनके पिताजी यानी शाहरुख खान ये इतने ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है कि ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रेशर में ला सकते हैं, सबूत खत्म कर सकते हैं या सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी टैंपरिंग विद एविडेंस। वहां तक की बात थी कि ये चीज नकारी नहीं जा सकती, लेकिन अब तो ये बात सामने आ चुकी है। यानी ये बाहर आए उसके पहले ही केस को किस तरह से वीक किया जा रहा है, ये जब हाईकोर्ट के सामने लाया जाएगा तो आप ही बताइए कि क्या संभावना है, क्या जमानत उन्हें दी जा सकती है। एक बात। दूसरी बात, देखिए दो खेमे चल रहे हैं, दो खेमे वो इस तरह से चल रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो शाहरुख खान की जो पीआर इंडस्ट्री है, यानी जो उनका इमेज मैनेज करते हैं, जो उनकी पीआर कंपनियां, जो लोग उनके लिए काम करती है उनका इमेज सुधारने की, उन्होंने उनसे कहा था कि आप शांत बैठिए, आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपका इमेज डाउन होगा, आपकी मार्केट में वैल्यू डाउन होगी। तो इस वजह से उन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया और न ही पब्लिकली उन्होंने इस विषय में कुछ भी कहा है। खैर, इस वजह से तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो नवाब मलिक या ये जो सत्ताधारी नेता है महाराष्ट्र के, उन्हें मैनेज किया गया है, ये जो पीआर एजेंसीज हैं शाहरुख खान के, उन्होंने मैनेज किया है। लेकिन दूसरा एक और खेमा खड़ा हो गया है, उनका ये कहना है कि ये बात में गड़बड़ है, क्योंकि अगर इस तरह से कुछ होता तो इतनी जो बकवास हुई है वहां पर और इस केस को खराब करने की कोशिश की गई है और हाईकोर्ट का मौका मिल गया है इस जमानत के याचिका को रिजेक्ट करने का, क्योंकि सबूत अब सामने है कि छेड़छाड़ हो नहीं सकती है, ऑलरेडी छेड़छाड़ हो रही है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उन्हें दबाव में लाया जा रहा है कि वो 21-22 दिन के बाद भी अपना बयान रिट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि ये सब चीजों का संबंध एक्चुअली ट्रायल से है। जब केस खड़ा होगा, जब केस चलाया जाएगा तो सुनवाई होगी, कि जब ये मौका आएगा कि ये तय हो पाए, वो जो प्रक्रिया होती है कि ये दोषी है या निर्दोष है, उस प्रक्रिया को ट्रायल कहा जाता है। तो ट्रायल के पहले ही इस तरह के ये जो छेद किए जा रहे हैं, ये जरूर किसी न किसी दबाव में है। तो एक लॉबी का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वहां पे जो वसूली की जो सिस्टम चलती है उसपे जिनके जमाई
अंदर थे और उन्हें वैसे ही गुस्सा था समीर वानखेड़े के ऊपर, और वो तो ये कहते हैं कि इनके पास तो कोई गांजा वगैरह मिला ही नहीं, इन्हें तो हर्बल टोबैको मिला। तो उसी के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जो वहां पर विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ किसानों को आपने दे दी है तो पूरे महाराष्ट्र में हर्बल टोबैको की खेती करने की अनुमति दे दी जाए। खैर, तो क्या ऐसी संभावना है कि वहां के कुछ नेताओं ने शाहरुख खान से कुछ मांग की हो और उन्हें उनकी जो वसूली या जो भी है वो नहीं मिला हो, उस तौर पर उन्होंने इस तरह से जाके काम किया है ताकि ये इल्जाम शाहरुख खान पर आवे? और दूसरी बात कि अगर उन्होंने नहीं भी किया है, पीआर एजेंसीज ने ये सब काम किया है, मान के चलिए दबाव लाया वो किसी नेता के थ्रू या कुछ भी करके, तो ऐसे हालात में क्या उच्च न्यायालय, सम्माननीय उच्च न्यायालय, क्या ऐसे केस में आरोपी को जमानत देगा जिसकी जो तहकीकात है, जो जांच है वो अब तक चल रही है? ये जो अनन्या पांडे है, इसे भी छाड़ा गया था शुक्रवार को कि आपको 2 बजे बुलाया, आप 4 बजे आते हो, ये आपका कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये जो है ये एनसीबी का दफ्तर है, ये सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है। इस तरह की जानकारी मिली थी और अब जब सोमवार को उन्हें बुलाया गया था तो वो गई नहीं, उन्होंने वहां पर इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पर्सनल कारणों की वजह से मैं आ नहीं सकती। और ये जिस तरह का बखड़ा खड़ा था उसमें समीर वानखेड़े साहब ऑलरेडी बिजी थे ये सब मामलों में, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पाए। और उसके बाद एनसीबी से भी ये जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई कि उन्होंने आज बुलाने का जो समन भेजा था उसे रद्द कर दिया गया है और आगे अनन्या पांडे को दूसरा समन भेजा जाएगा। फिलहाल उनके जो मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि सभी गैजेट्स की जो इन्होंने भेजे गए थे उसकी टेस्टिंग के लिए और उसकी चेकिंग के लिए और उसका डेटा रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक लैब में उनके और आर्यन खान के सब डेटा के विषय में जानकारी पूरी आ चुकी होगी एनसीबी के दफ्तर में और एनसीबी के संबंधित अधिकारियों को मिल चुकी होगी। इस आधार पर वो आगे की जांच तो करेंगे ही और इस विषय में ये जानकारी पूरी वो जरूर उच्च न्यायालय को देंगे। मंगलवार 26 अक्टूबर 2020 को उस विषय में सुनवाई है और नॉर्मल हाईकोर्ट का जो तरीका होता है वो उस दिन वो सुनवाई अगर उनकी कंप्लीट हो पाई तो ठीक है, वरना उसके लिए अगली तारीख दी जाएगी जो नॉर्मली अगले हफ्ते होती है, यानी कम से कम 5-7 दिन के गैप में, यानी नेक्स्ट वीक में। लेकिन अगर ये ज्यादा अर्जेंसी वगैरह प्रेस करते हैं तो हो सकता है 1-2 दिन में या 3 दिन की तारीख दे दी जाए और उसी हफ्ते में सुनवाई की जाए। खैर, वो सुनवाई तो होगी लेकिन जिस दिन सुनवाई खत्म होती है उस दिन कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता, कोई जजमेंट नहीं दी जाती। उसे कहा जाता है कि आर्गुमेंट्स क्लोज्ड, केप्ट फॉर जजमेंट, केप्ट फॉर ऑर्डर, यानी उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद उसके ऊपर आदेश हाईकोर्ट नॉर्मली देते हैं। इस तरह की रेगुलर जो मैटर होते हैं जनरली जिस तरह से चलता है, कितना भी अर्जेंसी प्रेस हो तो भी कम से कम 4 या 6 दिन के बाद ही उसका आदेश दिया जाता है। बहुत ज्यादा अर्जेंसी हुई तो भी कम से कम 2 या 3 दिन। अब ये आर्यन खान के विषय में बॉम्बे हाईकोर्ट यानी सम्माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का, वो इस विषय में क्या करते हैं, किस तरह का स्टैंड लेते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जो हमने आपको हालात बताए कि ऑलरेडी विटनेस यानी पंच इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और आपको और भी हम जानकारी देते हैं कि उसमें जो दूसरे एक विटनेस है या पंच है मनीष भानुशाली, इनके विषय में सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि इन्हें ट्रेस करने की कोशिश की थी मीडिया ने, लेकिन इनका मोबाइल स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल मिल रहा है। और दूसरे जो पंच है किरण गोसावी, ये भी एक महत्वपूर्ण विटनेस है, इनके खिलाफ पुणे में पुलिस ने कई सारे चीटिंग के केसेस दर्ज करके रखे हैं और पुणे की पुलिस का ये अंदाजा है, ये अंदेशा है जो उन्होंने मीडिया के सूत्रों को बताया है कि किरण गोसावी पुलिस की शरण में आने वाले हैं। क्या उन्हें भी प्रेशराइज किया जाएगा, क्या उन्हें भी किसी इन्फ्लुएंस में लिया जाएगा? इस विषय में आपकी राय क्या है ये भी हमें आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। लेकिन एक वीडियो जो काफी सारा वायरल हुआ था, जो सांसद हैं, माननीय सांसद, सम्माननीय सांसद हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यकारी संपादक हैं संजय राउत, इन्होंने जो वीडियो एक ट्वीट किया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा था कि इस वीडियो को डिलीट मत कीजिएगा, काले कपड़ों में कौन है। उस विषय में संजय राउत ने आज जानकारी दी मीडिया द्वारा, मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि जो काले कपड़ों में दिख रहे हैं उनका नाम जो है वो सैम डिसोजा है और वो बहुत ही बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। कई सारे नेताओं का और कई सारे अधिकारियों का, उच्च पदस्थ उच्च स्तर के अधिकारियों का पैसा वो जमा करते हैं और उनके फॉरेन अकाउंट्स में बाहर ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह की जानकारी संजय राउत ने दी। अब ये जो सैम डिसोजा हैं
ये किस नेता से कनेक्टेड हैं, क्या है, नहीं है, कौन से पार्टी से इनका लेना देना है, ये तो सब बातें आहिस्ते आहिस्ते बाहर आएगी और जैसे भी हमें सूत्रों से जानकारी मिलेगी हम जरूर आपके सामने ये पूरी जानकारी रखेंगे। लेकिन ये जो जमानत होने की संभावना किस तरह से खत्म होती जा रही है, ये जानकारी हमने आपको दी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी ये आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। भारत के हर नागरिक तक, महाराष्ट्र के हर इंसान तक ये वीडियो जाना चाहिए। पूरे भारत की जनता का अधिकार है ये पूरी जानकारी प्राप्त करना, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपके सभी जो दोस्त, रिश्तेदार, आपके मित्र हों, आपके जो कामकाज में सहकारी हों, आपके प्रोफेशनल सेक्टर में जो भी हों, उन्हें सभी तक ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिए ताकि सबको सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन यानी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियो द्वारा तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।